So in this class we are going to discuss what in this class not we are going to discuss, but I have taken some questions that is related to forms of poetry, subjective form of poetry and objective form of poetry. More than 60 questions I have sent to you, and I will share the PDF file, and I will also discuss with you, especially the answer that is given in the last page of that PDF file. So sharing with you PDF file. I think it's visible. Is it visible? Let me know. Yeah, okay. Yeah, let me know key. Already you responded that it's visible. Here I would like to tell you there are some objective questions. Number one, sonnet is a. Already I discussed with you when I talk about the sonnet is a. So sonnet is a poem of 40 lines. How many lines? जो जो sonnet होता है वो एक poem होता है कितने लाइन का? 40 लाइन का. जो sonnet word आया है, it came from Italian word sonetto, which means a type of song. एंड मेजरली जो सोनेट है उसका टू टाइप्स है. एक तो पेट्रार्चन सोनेट पोएट पेट्रार्च के नाम पर, और दूसरा आपका जो है शेक्सपियरियन सोनेट पोएट शेक्सपियर के नाम पर. दोनों जो सोनेट है उसमें डिफरेंस यही है कि जो पेट्रार्चन सोनेट है उन्होंने अपने सोनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा है. ऑक्टेव मीन्स एट, आप यू कैन से कि 8 लाइन्स स्टैंजा एंड सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स स्टैंजा. लेकिन शेक्सपियर ने अपने सोनेट को 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट में बांटा है. तो और जो आपका शेक्सपियरियन सोनेट है उसका राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी. और जो आपका पेट्रार्चन सोनेट है उसका जो राइम पैटर्न है ए बी ए सी डी. तो थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने के अलावा और भी आगे की बातें शेयर कर रहा हूँ या बता रहा हूँ कि इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज सोनेट, तो सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. रुशदा, you have unmuted. Mute yourself. रुशदा, म्यूट कर लो, आवाज आ रही है. So you get here what you get कि sonnet is a poem of what? Sonnet is a poem of 40 lines होता है. और यहाँ पे जब हम लोग ये देखते हैं कि sonnet is a poem of 40 lines और क्या क्या चीजें उसमें हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो sonnet है इटली में पहली बार आया था, और इटली में जिस आदमी ने sonnet को लिखा था उसका जो नाम रहा है वो क्या था कि उनका नाम था पेट्रार्च. तो उन्हीं के नाम पे पेट्रार्चल सोनेट भी पड़ा हुआ है. दूसरा क्वेश्चन है कि द इटालियन सोनेट इज आल्सो नोन. पेट्रार्चल सोनेट, इंग्लिश सोनेट, फ्रेंच सोनेट. इटालियन सोनेट को पेट्रार्चल सोनेट कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इटली के ही पोएट पेट्रार्च थे जिन्होंने वहां पे जो सोनेट लिखा था, उन्होंने सोनेट लिखा था पहली बार, इसीलिए उनके नाम पर उसको पेट्रार्चल सोनेट भी कहा जाता है. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेजरली या ब्रॉडली सोनेट है टू टाइप. जो सोनेट है दो तरह का होता है, पेट्रार्चल सोनेट, और पेट्रार्चल सोनेट के साथ साथ दूसरा कौन सा होता है, दैट इज अ शेक्सपियरियन सोनेट. जो पेट्रार्चल सोनेट है वो पोएट पेट्रार्च के नाम पे आया है, और पोएट पेट्रार्च कहाँ के थे? इटली के थे. पोएट पेट्रार्च ने अपने सोनेट को दो हिस्सों में ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा. ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा, सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स स्टैंजा. जो पोएट पेट्रार्च है उनके सोनेट का राइम स्कीम ए बी बी ए सी डी, समटाइम्स सी डी सी एंड सी डी सी. दूसरा जो पोएट जो है वो है विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट को 3 हिस्सों में बांटा है. 2 हिस्सों में 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट. क्वार्टेंट मीन्स 4 लाइन्स स्टैंजा. और जो उनका राइम पैटर्न है ए बी सी डी ई एफ जी जी. नाउ द थर्ड क्वेश्चन है कि द इटालियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव एंड अभी मैं बार बार बता रहा हूँ इटालियन सोनेट का मतलब पेट्रार्चल सोनेट.
इटालियन सोनेट या पेट्रार्चन सोनेट दो हिस्सों में बांटा गया है, एक हिस्सा ऑक्टेव है और दूसरा, इसमें आंसर क्या आएगा, 3 का सी आएगा। इटालियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा, 8 लाइन की स्टैंजा को ऑक्टेव कहा जाता है। सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स स्टैंजा। The English sonnet usually falls into quatrains and one final couplet। जो इंग्लिश सॉनेट है, इंग्लिश सॉनेट का मतलब शेक्सपियरियन सॉनेट या शेक्सपियर का सॉनेट। तो जो इंग्लिश सॉनेट है या जो सॉनेट शेक्सपियर का है, उसमें कितने क्वाट्रेंस और कितने कपलेट आते हैं। यू फाइंड कि द इंग्लिश सॉनेट यूजुअली फॉल्स इनटू 3 quatrains and one final couplet। Couplet means pair of rhyming words। So you find here the fourth important point. And what is the fourth important point? The English sonnet usually falls into 3 quatrains and one final couplet. This is the point which you have to remember. Now the next question. Now the next question which you have to keep in your mind. What is that? That is a who is credited with sonnet invention for expressing courtly love। करें कि किसको जो है या क्रेडिट दिया जाता है जिसने सोनेट में कोर्टली लव को जगह दी है। हु इज क्रेडिटेड? तो हियर यू फाइंड जियाकोमो डी लेनिटिनी। इट्स अ न्यू क्वेश्चन। इसका जो आंसर है 5 का ए है। जियाकोमो ला सॉरी डा लेंटिनी, उन्होंने अपने सोनेट में कोर्टली लव को इंपॉर्टेंस दिया। बाकी और लोगों के सोनेट में कोर्टली लव का इंपॉर्टेंस ना हो करके आप ये कह सकते हैं कि अपने हिसाब से लोगों ने उसमें थीम को रखा था। और इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है ना, जैसे टॉमस यार्ड से एक क्वेश्चन आता है कि सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में। तो सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय टॉमस यार्ड। और किसने सोनेट को पहली बार 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट में बांटा? हेनरी होवर्ड ने सोनेट को 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट में बांटा है। तो दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट। ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी यू हियर फाइंड अ न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हु इज क्रेडिटेड विद द सोनेट्स इन्वेंशन फॉर एक्सप्रेसिंग कोर्टली लव? कोर्टली लव किसने अपने सोनेट में बयान किया है? जियाकोमो ड लेंटिनी। 5 का ए है। उसके बाद मैंने तीनों ऑप्शन और बता दिया कि टॉमस यार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टॉमस यार्ड इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड। वाई हेनरी होवर्ड इज इंपॉर्टेंट? हेनरी होवर्ड का पूरा नाम हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने पहली बार सोनेट में 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट यूज किया। और जो पेट्रार्चन पैटर्न ऑफ सोनेट है उसमें तब्दीली लाते हैं राइम स्कीम में, स्टैंजा फॉर्म में। The sonnet which adds quotes or tales to the 40-line poem, clouded sonnet, tale sonnet, long sonnet। तो यू फाइंड हियर कि जो सोनेट है जिसमें कोट्स या टेल्स को जोड़ा जाता है, कोट्स आर टेल्स टू द 40 लाइन पोयम में, उसको काउडेड सोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउडेड, CAUDAT, दैट इज नोन एज काउडेड सोनेट। सो हियर यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर कोई पूछता है कि काउडेड सोनेट क्या है, तो काउडेड सोनेट वह होता है जब सोनेट में किसी तरह का कोड या टेल्स वगैरह जोड़ा जाता है। अ शार्टेंड वर्जन डिवाइज्ड बाय जीएम हॉपकिंस। कह रहे हैं कि एक शार्टेंड वर्जन जो है जो कि डिवाइस किया गया बाय जीएम हॉपकिंस। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएम हॉपकिंस ने जिस सोनेट को इजाद किया उस सोनेट को कर्टल सोनेट कहा जाता है। 7 का सी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कर्टल सोनेट जो है, कर्टल सोनेट जो है वो आपका क्या होता है? 10.5 लाइन को कहा जाता है, 10.5। सो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड कि जो अगर ये पूछा जाता है कि जीएन हॉपकिंस का पूरा नाम था जीरार्ड मैनले हॉपकिंस, ये मॉडर्न एज के पोएट है। और जीएम हॉपकिंस ने क्या किया था? जीएम हॉपकिंस ने कर्टल सोनेट लिखा हुआ था। कर्टल सोनेट एक तरह का सोनेट होता है जो 10.5 लाइन का होता है। कितने लाइन का होता है? 10.5 लाइन। अगर कोई पूछता है कि 10.5 लाइन के सोनेट को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज
Cartel sonnet, 10.5 lines. That is known as Cartel sonnet. If anyone asks you what is Cartel sonnet, 10.5 lines, उसको Cartel sonnet कहा जाता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू टेल यू कि 10.5 लाइन के सोनेट के अलावा जो ये 10.5 लाइन का जो एक कर्टल सोनेट होता है, इस कर्टल सोनेट में हियर यू सी या हियर यू फाइंड कि जितनी भी चीजें हैं उन चीजों में देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि 10.5 लाइन का होगा, उसमें नेचर का ब्यूटी को लेकर के बात की जाती है और जीएम हॉपकिंस को क्रेडिट दिया जाता है कि इसको पहली बार उन्होंने किया. जीएम हॉपकिंस फर्स्ट पोएट ऑफ मॉडर्न एज रहे. द सोनेट रीडबल इज आल्सो नोन. करें कि जो सोनेट रीडबल होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? दैट इज 8 का सी है, दैट इज क्राउन ऑफ सोनेट कहा जाता है. द सोनेट रीडबल इज आल्सो नोन एज क्राउन ऑफ सोनेट. तो जो रीडबल सोनेट है उसको क्राउन ऑफ सोनेट कहा जाता है. नेक्स्ट है अ फेमस सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. अगर आपको पता होगा, आपको तुरंत पता होगा कि ये पहली लाइन है जॉन मिल्टन के पोयम का ऑन हिज ब्लाइंडनेस का. तो ये जो लाइन है कि अ फेमस सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट रिटन बाई जॉन मिल्टन ने लिखा है. जॉन मिल्टन का ये फेमस सोनेट है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. सो यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जैसे a shortened version devised by G.M. Hopkins वो कर्टल सोनेट था. द सोनेट रीडबल इज नोन एज क्राउन ऑफ सोनेट्स के नाम से जाना जाता. तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. द स्पेंसरियन सोनेट इज 40 लाइन्स पोयम डेवलप्ड बाय एडमंड स्पेंसर इन हिज. जो एडमंड स्पेंसर ने सोनेट लिखा उस कलेक्शन को एमोरिटी कहा जाता है. AMORETTI. नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि तो जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना चाह रहा था वो यही मैं बता रहा था कि जो ये पोयम है कि स्पेंसरियन जो सोनेट है वो 40 लाइन्स पोयम होता है और उसको क्या कहा जाता है, उसको उसका जो कलेक्शन है वो एमोरिटी के नाम से जाना जाता है. द स्पेंसरियन सोनेट इज 40 लाइन्स पोयम डेवलप्ड बाय एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर जो थे शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे और उनको पोएट कहा जाता है. पोएट उनको जो है चार्ल्स लाइम ने टाइटल दिया था. इसके अलावा उन्होंने फेरी क्वीन पोयम लिखा. फेरी क्वीन के अलावा और तमाम पोयम लिखे हुए और उनका कलेक्शन ऑफ सोनेट था जिसको एमोरिटी के नाम से जाना जाता है. और दिस कलेक्शन ऑफ सोनेट ही डेडिकेटेड टू हिज बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयल को उन्होंने डेडिकेट किया था. अ सोनेट टग्ड इनटू अ लॉन्गर पोएटिक. करें कि जो सोनेट जो है एक लॉन्गर पोएटिक में आता है उसको किसके नाम से जाना जाता है? 11 का ये आंसर है सबमर्ज्ड सोनेट. उसको क्या कहा जाता है? सबमर्ज्ड सोनेट. Now the next question which you have to remember, who among the following did not use the Petrarchan sonnet? इसमें से किसने पेट्रार्चन सोनेट का यूज नहीं किया है? शेक्सपियर ने अपने पैटर्न को डेवलप किया है. क्रिस्टीना रॉसिटी ने भी यूज किया है. मिल्टन ने भी पेट्रार्चन पैटर्न का यूज किया है. क्रिस्टीना रॉसिटी ने भी यूज किया है. शेक्सपियर ने नहीं यूज किया हुआ था. अ पोयम ऑफ लैमेंट. करें कि कोई भी पोयम जो लैमेंट पर आधारित हो, मतलब जिसपे हम लोग विलाप करते हैं, रोते हैं, गाते हैं. फॉर समथिंग सीरियस, जो सीरियस हो, सारोफुल हो, फैटल इंजरी हो, सेपरेशन हो, आर डिप्रेटेड सोल, उसको क्या कहा जाता है? एलिजी कहा जाता है. ये हम सारे लोगों को पता है कि जो पोयम जो है ऑन लैमेंटिंग सॉन्ग में होता है, दैट इज संग ऑन द डेथ ऑफ समवन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिजी कहते हैं. एलिजी इज ऑफ टू टाइप्स. एलिजी दो तरह से होता है. एक पर्सनल एलिजी और दूसरा जो है उन्होंने बताया कि जो अगर पर्सनल एलिजी की बात होती है तो सर्टेन है कि पेस्टोरल एलजी का भी हम लोग जिक्र करते हैं. तो एलजी इज ऑफ टू टाइप्स, एक पर्सनल एलजी और दूसरा कौन सा? पेस्टोरल एलजी है. पेस्टोरल एलजी मैंने आपको बताया था कि वह एलजी है जिसका सेटिंग जो है कहाँ पर होता है? जिसका सेटिंग ग्रामीण एरिया में होता है, जिसमें शेफर्ड की लाइफ को और जो वर्ड आपका लैटिन पेस्टर जो है लैटिन वर्ड से आया हुआ है जो शेफर्ड और शेफर्डेस की लाइफ को बताता है. शेफर्ड एंड शेफर्डेस की लाइफ को बताता है. तो दैट इज व्हाट, दैट इज द पॉइंट. देन यू फाइंड कि जो पेस्टरल एलजी इज आफ्टर द मॉडल सेट बाय द ग्रीक पोएट थियोक्रिटस.
जो पेस्टोरल एलजी है दुनिया में इसको सबसे पहले किसने लिखा? थियोक्रिटस ने लिखा। जो पेस्टोरल एलजी था उसको जो सबसे पहले किसने लिखा था? उसको सबसे पहले थियोक्रिटस ने लिखा था। पेस्टोरल एलजी इज आफ्टर द मॉडल। तो एक चीज हमें ये समझना है कि जो एलजी है वो लेमेंटिंग सॉन्ग है ऑन द डेथ ऑफ समवन। और एलजी का एक टाइप है पेस्टोरल एलजी। जो पेस्टोरल एलजी होता है वो ग्रामीण एरिया में उसका सेटिंग होता है, और उसमें जो है शेफर्ड शेफर्डेस की लाइफ को जो लेमेंटिंग करने वाला होता है वो भी ऑल दिस थिंग्स वी सी इन एलिजी। द पोएट अज्यूम हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड एंड वीव्स द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड। किस एलजी में? पेस्टोरल एलजी में। अगर कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि इन एलिजी द पोएट अज्यूम्स हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड एंड वीव्स द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड, ये किसका हिस्सा? पेस्टोरल एलजी का। मिल्टन्स लिसिडास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मिल्टन्स लिसिडास है वो किसका एग्जाम्पल है? यू फाइंड योर पेस्टोरल एलजी का, उसमें भी शेफर्ड और शेफर्डेस की लाइफ का। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि मिल्टन्स लिसिडास it came in 1637. It's an example of what? It's an example of pastoral elegy. The word elegy originated from the Greek. जो word elegy है वो ग्रीक से आया हुआ है, और ग्रीक के किस शब्द से आया हुआ? एलिजिया से आया हुआ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एलिजिया, ELEGEIA। क्वेश्चन नंबर 19 है द एलिजीज रिटन बाय जॉर्डन। जो एलिजीज जॉर्डन के द्वारा लिखा गया है आर बेस्ड ऑन द थीम। उसका जो थीम है किस पर आधारित है? उनका ज्यादातर एलजी लव पर आधारित है, तो 19 का ए हो जाएगा। एंड एलजी विच इज प्रेजेंटेड एज अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन। कह रहे हैं कि ऐसी एलजी जिसमें केवल एक सिंगल पर्सन अपनी पूरी बात रखता है उस एलजी को क्या कहा जाता है? मोनोडी। अगर आपको याद होगा मैंने ये सारी चीजें डिस्कस किया हुआ था। मोनोडी एक तरह का एलजी का टाइप है जिसमें केवल एक सिंगल आदमी, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। तो एन एलजी विच इज प्रेजेंटेड एज अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन उसको मोनोडी कहा जाता है। शेलीज एडोनाइस इज ऑन द डेथ ऑफ। शेली ने एक एलजी लिखा जो किसकी मौत पर लिखा है? जॉन कीट्स की मौत पर लिखा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। शेली ने एक एलजी लिखा जो किसकी मौत पर लिखा गया है? जॉन कीट्स की मौत पर। अर्नॉल्ड्स थायरिसिस, अर्नॉल्ड ने लिखा हुआ था थायरिसिस जो किसका एग्जाम्पल है? एलजी का एग्जाम्पल। थायरिसिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलजी। सो आई थिंक यू गॉट दिस क्वेश्चन, और ये भी आपको पता चली कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। Arnold's thyrosis is an example of what? Arnold's thyrosis is an example of what? Arnold's thyrosis is an example of elegy. तो यू फाइंड हियर व्हाट यू फाइंड कि उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लिरिक वाले पर आते हैं। एंड हियर यू सी की जो लिरिक है उसको लेकर के बात हुई है कि क्या क्या चीजें रही है। सो इसमें जो है अगर आप देखते हैं अ लिरिक इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, की जो लिरिक एक एड्रेस के फॉर्म में होता है। डिग्निफाइड इन थीम फीलिंग स्टाइल एंड टोन इज कॉल्ड। ये ओड का डिफिनीशन है। A lyric in the form of an address dignified in theme, feeling, style and tone is called ode. उसको किसके नाम से जाना जाता है? उसको ओड के नाम से जाना जाता है। एंड ओड है थ्री मूवमेंट। जो ओड है उसका थ्री मूवमेंट्स होता है, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोड। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो ओड होता है उसका तीन स्टेज होता है, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड। 24 का ये सही है। स्ट्राफ को क्या कहा जाता है? वह स्टैंजा जब सिंगर जो है राइट से लेफ्ट की ओर गाते हुए जाता है तो उसको स्ट्राफ कहा जाता है, और जब वह लेफ्ट से राइट की ओर वापस आता है तो उसको एंटी स्ट्राफ कहा जाता है। इपोड जो है पोयम का वह हिस्सा होता है जब वह एक जगह रुक करके गाता है, उसको इपोड कहा जाता है। तो यू फाइंड हियर की एन ओड, जो ओड होता है हैज थ्री मूवमेंट्स, उसमें तीन मूवमेंट होता है, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोड। अगर कोई पूछता है स्ट्रॉफ क्या है? स्ट्रॉफ जब सिंगर राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा तो वो आपका क्या होगा? दैट इज अ स्ट्रॉफ। जब वह अपोजिट वापस आएगा, लेफ्ट से राइट की ओर वापस आएगा, तब एंटी स्ट्रॉफ। जब बीच में कहीं रुक करके कोई पोएम का हिस्सा गाया जाता है तो दैट इज इपोड। द टू टाइप्स ऑफ ओड्स आर पिंडारिक एंड। कह रहे हैं कि दो तरह की ओड होते हैं, एक पिंडारिक और दूसरा होरेशन ओड। ये चीज ध्यान में रखना, ओड जो होता है दो तरह का, पिंडारिक और होरेशन। द फेमस ओड प्रोग्रेस ऑफ पोएजी
एंड द बार्ड आर कंपोज्ड। थॉमस ग्रे ने इसको कंपोज किया। 26 का ए। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जो फेमस ओड, सॉरी 26 का बी, द फेमस ओड प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड, इसको जिसने कंपोज किया उसका क्या नाम है? उसका नाम है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे आपके यहाँ पोएट है जिन्होंने एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड लिखा हुआ है। ही इज अ पोएट। नाउ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेगुलर ओड इज आल्सो कॉल्ड, जो रेगुलर ओड है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो यू फाइंड कि जो रेगुलर ओड है उसको हम पिंडारिक ओड कहते हैं। क्या कहते हैं? 27 का सी, रेगुलर ओड का दूसरा नाम पिंडारिक। जैसा भी आपको बताया गया कि जो ओड है दो तरह से होता है, पोएट पिंडर के नाम पर पिंडारिक, पोएट होरेस के नाम पर होरेशन ओड, और जो रेगुलर ओड है उसको हम पिंडारिक ओड भी कहते हैं। द इरेगुलर ओड्स आर आल्सो नोन एज, जो इरेगुलर ओड है उसको किसके नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है 28 का ए होरे कॉलियन ओड इसमें दे रहा है, लेकिन वो आपका होरेशन ओड कभी आएगा क्योंकि उसी पर ही उनका था। 28 का ए कॉलियन, उसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो दैट इज अ होरेशन ओड। क्योंकि जो आपका रेगुलर ओड है वो पिंडारी कोड है, और जो इरेगुलर ओड है वो काउलियन या होरेशन ओड। An ode modeled on the matter, tone and form of the odes of the Roman Horace। कह रहे हैं कि जो ओड रोमन होरेस के मॉडल पर आधारित था उसको किसके नाम से जाना जाता है? दैट इज अ होरेशन ओड। चूंकि होरेस पोएट थे, उनके नाम पर जो उनके उनको फॉलो करती है जो ओड लिखा गया उसको होरेशन ओड कहा जाएगा। रोमांटिक पोएट्स परफेक्टेड द ओड ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड पैशनेट मेडिटेशन। जो रोमांटिक पोएट्स थे उन्होंने किस तरह के ओड को परफेक्ट किया? तो इफ यू गो विद क्वेश्चन नंबर 30, यू फाइंड कि रोमांटिक पोएट्स ने जितने भी ओड लिखे वो सब के सब पर्सनल ओड रहे। उन्होंने कैसा ओड लिखा? पर्सनल ओड। फिर आगे है कि स्ट्रॉफ मीन्स, स्ट्रॉफ मीन्स स्टैंडिंग स्टिल, मूविंग टू द लेफ्ट, मूविंग टू द राइट। देन यू फाइंड कि मूविंग टू द लेफ्ट, जब राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इसको जो है स्ट्रॉफ कहा जाता है। जब लेफ्ट से राइट की ओर आएंगे तो उसको एंटी स्ट्रॉफ कहा जाता है। जब एक ही जगह खड़े होकर के गाते हैं तो उसको इपोर्ट कहा जाता है। ये तीनों चीजें ध्यान में रखना है। एंटी स्ट्रॉफ क्या होगा? एंटी स्ट्रॉफ है कि मूविंग टू द राइट। 32 का सी, एंटी स्ट्रॉफ आपका क्या होगा? मूविंग टू द राइट। इपोर्ट क्या है? स्टैंडिंग स्टिल, कहीं पर खड़े होकर के गाना, वो इपोर्ट है। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोर्ट। स्ट्रॉफ क्या है? मूविंग टू द लेफ्ट। एंटी स्ट्रॉफ क्या है? मूविंग टू द राइट। और इपोर्ट आपका क्या है? स्टैंडिंग स्टिल। ये सारी की सारी चीजें यू विल गेट की फॉर्म्स ऑफ द पोइट्री में, ओड में ये बातें हैं। जो मैंने वीडियोस भेजा था, जो मैंने मैटर भेजा था, उन सब में ये चीजें हैं। तो नाउ यू आर ओनली गेटिंग व्हाट? यू आर ओनली गेटिंग सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हियर। डिजेक्शन एंड ओड, करें कि जो डिजेक्शन एंड ओड है इसको किसने लिखा हुआ था? 34 का, दैट इज अ सी, डिजेक्शन, डिजेक्शन एंड ओड कंपोज्ड बाय Doubt. Dejection and Ode, it was written by P.B. Shelley, but here is answer 34 का सी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मुझे चेक करना पड़ेगा, इधर द कॉलेज और पीबी शैली। इसको अभी आप वो करिए, इसको डाउट में डालिएगा, मैं चेक करके बताऊंगा। अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम विद अ हीरोइक थीम एंड एलिवेटेड स्टाइल इज कॉल्ड एपिक। अभी आपको ये पता है कि एक मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी भेजूंगा जिसमें पूरा एपिक को लेके जिक्र किया गया है, उसको आपको और समझ में आ जाएगा। अगर कोई पूछता है एपिक क्या है? एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम जिसमें हीरोइक थीम होता है, एलिवेटेड स्टाइल होती है, ग्रांड स्टाइल होती है। फिर उसके बाद है नरेट्स द डीड्स ऑफ वॉरियर्स एंड हीरोज। एपिक, एपिक नरेट्स द डीड्स ऑफ वॉरियर्स एंड हीरोज। द एपिक इज जनरली डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। 37 का सी। द महाभारत एंड द रामायण आर द एग्जांपल ऑफ एपिक। सेकेंडरी एपिक्स आर आल्सो नोन एज लेजेंडरी एपिक, शॉर्ट एपिक, इंफीरियर एपिक। यहाँ पे ऑप्शन जितने भी हैं सब गलत दे रहा है। यहाँ पे 39 का डी होना चाहिए, बट यहाँ पे उन्होंने 39 का ए दिया हुआ है। सेकेंडरी एपिक को लिटरेरी एपिक कहा जाता है। सेकेंडरी एपिक, प्राइमरी एपिक आपका जो है लीजेंडरी एपिक है। सेकेंडरी एपिक इज नोन एज लिटरेरी एपिक, LITERAR, लिटरेरी एपिक।
अगर ये ऑप्शन होता तो ज्यादा बेहतर होता, नहीं हुआ है तो आप लेजेंडरी एपिक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में से लेजेंडरी एपिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसका सही ऑप्शन लिटरेरी, अगर कभी भी लिटरेरी एपिक दिया रहेगा तो सबसे पहले लिटरेरी एपिक पे लगाइएगा, नहीं तो लीजेंडरी। जो एपिक है वो दो तरह से होता है, एक ट्रेडिशनल एपिक होता है, ट्रेडिशनल एपिक को प्राइमरी एपिक कहा जाता है, और एक आपका लिटरेरी एपिक होता है, उसको सेकेंडरी एपिक कहा जाता है। द मोस्ट फेमस एपिक पैराडाइज लास्ट इज रिटन बाई जॉन मिल्टन ने लिखा है। होमर्स इलियड एंड ओडिसी आर प्राइमरी एपिक्स, आर बेस्ट एपिक्स, फॉक एपिक्स, वर्स्ट एपिक्स। ये 41 का ये होना चाहिए, 41 का इसमें इन्होंने बीच, अच्छा फॉक एपिक्स को उन्होंने लिया हुआ है। लेकिन होमर का जो एलियड एंड ओडिसी है वो जो है फॉक एपिक का थीम आएगा, थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो फॉक एपिक का एग्जांपल है। एन एपिक इज आल्सो नोन हीरोइक पोएम्स, एपिक को जो है हम किसके नाम से जानते हैं, 42 का सी। इसमें इन्होंने जो दिया हुआ है लॉन्ग पोयम, जबकि जो आंसर होगा एन एपिक इज आल्सो नोन एज हीरोइक पोयम, लॉन्ग पोयम नहीं। वो एक उसका डिफिनेशन होता है, लॉन्ग पोयम तो कोई भी हो सकती है, लेकिन जो एपिक है उसको हम हीरोइक पोयम के नाम से जानते हैं। अ हीरोइक पोयम कंपोज्ड टू मॉक इट्स इट्स हीरो, अगर कोई हीरोइक पोयम है और उसमें मॉक सब्जेक्ट मैटर आता है तो उसको हम मॉक एपिक कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉक एपिक, 44 का सी, रेप ऑफ द लॉक इज एन एग्जांपल ऑफ मॉक एपिक, इट हैज बीन रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। द एपिक वाज रैंक बाय अरिस्टोटल एज सेकंड टू ट्रेजिडी, 45 का ए आएगा। पहला जो ऑप्शन है कि पहले उन्होंने ट्रेजिडी को रैंक दिया है, मतलब इंपॉर्टेंस दिया है, उसके बाद उन्होंने एपिक को। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि द एपिक वाज रैंक्ड बाय अरिस्टोटल, अरिस्टोटल ने एपिक को कौन सा स्थान दिया है, तो अरिस्टोटल ने एपिक को ट्रेजिडी पहला और फिर एपिक को उन्होंने दूसरा स्थान दिया हुआ है। नाउ यू फाइंड सम नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंग्लिश वर्ड एपिक कम्स फ्रॉम एपिकस, जो वर्ड इंग्लिश है यह एपिकस शब्द से आया है, विच इज अ वर्ड, जो कि एक शब्द है, और ये कहाँ से आया हुआ है कि ये लैटिन वर्ड से आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिक वर्ड एपिकस से आया, और एपिकस क्या है, लैटिन वर्ड। द वर्ड बैलाड इज ऑफ प्रोविनांस, जो वर्ड बैलाड है ये कहाँ से आया हुआ है, बैलाड का जो है आपका फ्रांस से रिलेटेड है, फ्रेंच की ओरिजिन है। The narrative species of folk song communicated orally among illiterate or only partly literate people are ballads। कह रहे हैं कि जो ओरल सॉन्ग पहले लोग करते थे, खासकर जो इलिटरेट लोगों के बीच में, जो गाते बजाते हुए, जिसको हम कहते हैं बंजारे होते थे, पहले अपने आप ही ऐसे आते थे कि जो एक थोड़ा सा कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए रहते थे, घूम घूम करके उसको बजाते थे, भिक्षा मांगते थे, तो जो गीत गाते थे उसको बैलड कहा जाता है। तो इसमें आप क्या देखते हैं, द नैरेटिव स्पीसीज, कोई भी एक ऐसा चीज, एक ऐसी पोयम जिसमें कोई कहानी हो, और वो फॉक सॉन्ग हो। फॉक सॉन्ग का मतलब कि जो ग्रामीण स्तर पे, ग्रामीण अंचल की थीम को लेकर के वो सॉन्ग को कंपोज किया गया हो, कम्युनिकेटेड ओरली, और मौखिक रूप से उसको गाया जाता था। इस तरह के पोयम को क्या कहा जाता है, बैलड कहा जाता है। स्टोरीज अबाउट हार्डशिप, ट्रेजिडीज, लव एंड रोमांस आर स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स। कह रहे हैं कि जो स्टोरीज है जिसमें हार्डशिप होती है, ट्रेजिडीज होता है, लव एंड रोमांस, एक इसका पॉइंट है, ये जो है बैलेट का पॉइंट है। अगर हार्डशिप ट्रेजिडी वर्ड आए तो कभी आप एलजी नहीं, एलजी तो डायरेक्ट लाइमेंटिंग सॉन्ग होता है, लेकिन ज्यादातर जो बैलड होता है उसमें ऐसी थीम होता है जिसमें हार्डशिप होता है, ट्रेजिडीज होता है, लव होता है, इन सब चीजों को लेके किया जाता है। इन 18th सेंचुरी द बैलड बेस्ड स्टेज इंटरटेनमेंट के कम टू बी नोन एज, कर 18वीं शताब्दी में जो बैलड स्टेज आया हुआ था उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो दैट इज द 50 का सी, बैलड ओपन, बैलड ओपन के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैलड, इसमें से कौन सा बैलड का एग्जाम्पल नहीं रहा, एमोरिटी बैलड का एग्जाम्पल नहीं है, क्यों, एमोरिटी कलेक्शन ऑफ सोनेट, अभी बताए थे एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। और बाकी जो दो एग्जाम्पल दिया गया, सॉलिटरी रीपर, ये बैलड है, इसको किसने लिखा हुआ है, इसको जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और ला बेली डेम सांस मर्सी बैलड है, इसको जो है जॉन कीट्स ने लिखा है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अ बैलड बाय एस.टी. कॉलेज, 52 का सी है, एस.टी. कॉलेज ने लिखा है। The art of lyrical ballad as well as ballad poetry lost popularity during the later half of the century, की जो ballad राइटिंग का जो तरीका था इसने अपनी इम्पोर्टेंस को कब खोया, तो यू विल फाइंड कि 53 का 19th सेंचुरी में बैलड अपना इम्पोर्टेंस खो देता है। द रसन बैलड्स आर नोन, करें जो रसन बैलड्स है उसको किसके नाम से जाना जाता है, रसन बैलड्स आर नोन
बाइलिनी, BYLINY, 54 का ए है। तो रसन बैलार्ड को बाइलिनी के नाम से जाना जाता है। अ फेयरली शार्ट पोएम अटर्ड बाय अ सिंगल स्पीकर हु एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ माइंड और अ प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, थॉट एंड फीलिंग, दैट इज द लिरिक। उसको 55 का ये ही होना चाहिए, वो लिरिक के नाम से जाना जाता है। लिरिक का यही होता ही कि लिरिक शार्ट पोयम होता है जिसमें एक सिंगल स्पीकर बोलता है और उसमें वो अपने पूरा परसेप्शन को, थॉट को, फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करता है। तो 55 का ये होगा। Greek lyric was identified by its musical accompaniment, usually on a stringed इंस्ट्रूमेंट नोन एज, करें जो ये था वो किसके नाम से जाना जाता था, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता था। 56 का ये दैट वाज द किठारा। किठारा जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो ग्रीक लिरिक में उसको यूज किया जाता था। वैसे भी ये कहा जाता है कि जो लिरिक है वो क्या होता है, लिरिक इज अ पोयम विच इज sung with musical instrument या any poem which is sung with music is called lyric। तो ग्रीक लिरिक जो होता था उसमें जो म्यूजिकल एकम्पनीमेंट दिया जाता था या जो स्ट्रिंग, उसमें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था उसको किठारा कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिरिक पोएट ऑफ द 19th सेंचुरी, इसमें से कौन से 19th सेंचुरी के लिरिक पोएट नहीं है। अर्नोल्ड 19th सेंचुरी के नहीं है। अर्नोल्ड जो है आपके क्या नाम है 20th सेंचुरी में भी आते हैं। तो यू फाइंड कि कीट्स और शेली ये तो आपके 19th सेंचुरी के थे, समथिंग 1800 समथिंग में ये लोग आते हैं। अर्नॉल्ड जो है भी आते हैं लेकिन अर्नॉल्ड का कुछ हिस्सा 57 नन ऑफ दीज होना चाहिए था, क्योंकि अर्नॉल्ड भी जो है विक्टोरियन एज के रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिरिक पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। अर्नॉल्ड भी 19, क्योंकि अर्नॉल्ड की मौत 1888 में हो जाती है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन इन्होंने गलत दिया है। ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, नन ऑफ दीज होना चाहिए। कारण है कि अर्नॉल्ड का जो डेथ है 1888 में हो जाती है और 1888 मौत का मतलब कि 19th सेंचुरी ही था। अगर ये वर्ड 18th सेंचुरी किए होते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन गलत बनाया। लिरिक फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, अ सॉन्ग दैट इज प्लेड विद अ फ्लूट, करेंगे लायर या फ्लूट। वर्ड फ्लूट तो बांसुरी होता है, लेकिन बी जो है इसका आंसर होना चाहिए 58 का बी, दैट इज अ फ्लूट। सॉरी लायर जो ग्रीक है वह जो है एक तरह से लायर वर्ड से जिसका मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। अ लेंदी स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड मोनोलॉग, अगर कोई लेंदी स्पीच है जो सिंगल पर्सन के द्वारा उसको मोनोलॉग कहा जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ लिरिक पोयम दैट वाज प्रीफर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक तरह का पोयम है जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने प्रीफर किया था। My Last Duchess is a famous monologue written by Robert Browning. Mono means single, 62 का C होगा। Which of the following is not a dramatic monologue? Paradise Lost, Paradise Lost dramatic monologue नहीं है बल्कि वह एपिक है। Who among the following is not the writer of the dramatic monologue? इनमें से ड्रामेटिक मोनोलॉग के राइटर कौन नहीं है? मिल्टन नहीं है। फिर आगे a narrative whether in prose or words in which the agents and actions and something the setting as well are contrived by the author to make a coherent sense on the, ये एलिगरी का है। ये डिफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट दिस क्वेश्चंस। उसके बाद 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉन ड्राइडेंस फेमस एलिगरी, एप्सलम एंड एचिटाफिल, 66 का ए। द वर्ड एलिगरी केम फ्रॉम लैटिन, करें कि जो वर्ड एलिगरी है वह लैटिन से आया है, जिसका मतलब किस लैटिन के किस शब्द से आया है, एलिगोरिया से आया है, ALLEGORIA। हु रोड फेमस एलिगरी फेरी क्वीन, स्पेंसर ने लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिगरी, इनमें से कौन सा एलिगरी नहीं है। यू फाइंड कि द टेम्पेस्ट ए रोमांस है, एलिगरी नहीं। तो इन दिस वे आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट 69 क्वेश्चंस। और ये आपको अगर रिपीट कर लेंगे तो मैंने बताया कि आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लस जो मैंने 34 पेज का नोट्स भेजा, अगर आप वो सही से पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड वीडियो अगर अगर आप कवर कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। तो उसमें और अगर अब आपको किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो या तो यू कैन जस्ट आस्क, अगर कोई डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट। अक्सा, यस सर, तभी थैंक यू सर फॉर टेकिंग ऑनलाइन क्लास। अक्सा, यस सर, यस सर, यस सर। 14 से कुल मिला के आप लोग थोड़ा सा बी एक्टिव, ज्यादा से ज्यादा
लोगों को कहिए कि दे हैव टू ज्वाइन, कम से कम आपकी क्लास चल रही है और थोड़ा सा आप समय निकाल के ज्वाइन करिए। बाकी मुझे ज्यादातर जो चीजें बताना तो मैंने बता दिया। ठीक है, नाउ कंक्लूड।